जज के फैसले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के अहम आदेश को सामने देखा जा रहा है। महामारी में जज ऐसे फैसले ना दें जो न्याय तंत्र में बाधा हो, ये हाई कोर्ट का कहना है। सीएमओ की गिरफ्तारी सहित उत्पीड़न के मामले में सुनवाई पर रोक लगा दी गई है। विधायक की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट को फर्जी मान सीएमओ पर एफआईआर दर्ज कराने वाले जज को नसीहत दी गई है। कोर्ट ने संत कबीर नगर के न्यायिक अधिकारी की संवेदनहीनता को दुखद करार दिया है। हाईकोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार से भी जवाब तलब किया है। इस पूरे प्रकरण पर हाईकोर्ट की यह टिप्पणी है। तो चलिए अब रुक करते हैं अवध सुपरफास्ट का और आपको बताते हैं फटाफट अंदाज में अवध से जुड़ी खबरें। लखनऊ में एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुके डॉक्टर से इंटर्नशिप के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही है। प्रसाद हॉस्पिटल ऑफ मेडिकल साइंस में 60 से अधिक डॉक्टर से 3 लाख मांगे गए। स्वास्थ्य मंत्री से भी इस बात की शिकायत की जा चुकी है। अंबेडकर नगर के जिला कारागार में बंद 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। पुरानी रंजिश के चलते मारपीट में 3-4 कैदी घायल हुए। सूचना पर डीएम और एसपी जिला कारागार पहुंचे। बाराबंकी में घरेलू विवाद में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। घायलों का सीएचसी में इलाज जारी है। फतेहपुर में पुलिस ने एक मकान में जुआ खेल रहे 23 जुआरियों को हिरासत में लिया। मौके पर पुलिस ने 2,30,000 नगद भी जब्त किया। पकड़े गए जुआरियों में शहर के कई नामी गिरामी व्यापारी भी शामिल हैं। कौशाम्बी में जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में एक पक्ष से महिलाएं समेत तकरीबन आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों का इलाज जारी है। औरैया में 13 दिन बाद शराब की दुकानें खोली गई। सुबह से ही दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ी। तो चलिए अवध से सुपरफास्ट खबरें आपने देखी और अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बरेली में कोविड अस्पताल की सौगात दी है। इस कोविड हॉस्पिटल में मरीजों के लिए निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की गई है। अस्पताल के अलग अलग कमरों में कुल 20 बिस्तरों की व्यवस्था है और जल्द ही बिस्तरों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। हर बेड के साथ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का इंतजाम किया गया है। बरेली के जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने दीप जलाकर इस हॉस्पिटल का शुभारंभ किया। मौके पर ब्रज प्रांत के आरएसएस प्रचारक और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। आज सेवा भारती और प्रातः स्मरणीय परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति के तत्वाधान में ये हमने कोविड सेंटर प्रारंभ किया है। मतलब इसमें आइसोलेशन वार्ड रहा है। इसमें ऐसे मरीज जिनका सैचुरेशन 90 से ऊपर है उनको यहाँ सुविधाएं रहेंगी। ऐसे लोग जिनको घर में आइसोलेट होने की जगह नहीं है, जिनके घर छोटे हैं या घर के सभी लोग बीमार हैं जहाँ पे उनके भोजन का प्रबंध नहीं हो पा रहा, या ऐसे लोग जो बहुत निर्धन हैं, इस तरह की सुविधा नहीं उपलब्ध अपने कर पा रहे, वो लोग यहाँ पे आइसोलेट रह सकते हैं। अब बात सोनभद्र के एक प्राइवेट ऑक्सीजन प्लांट की, जहां मोटर जल जाने के बाद से इस प्लांट को 10 तारीख से बंद रखा गया था। इस खबर को एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाई, जिसके बाद चौथे दिन सोनभद्र जिला प्रशासन जागा और बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को शुरू करने की कोशिश की। अब उम्मीद है कि कुछ घंटों में ऑक्सीजन रिफिलिंग का काम शुरू हो जाएगा, जिसके बाद जिला के तमाम अस्पतालों और प्राइवेट लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध हो सकेगी। पर बड़ा सवाल ये है कि जिला प्रशासन की लापरवाही कितनी जिंदगियों पर भारी पड़ी होगी। एक मोटर जो इतने दिनों से जलकर बंद होता है, जिसे तुरंत ठीक किया जा सकता है, कम से कम उसके लिए कोशिश की जाती है, लेकिन ऐसा होता नजर कुछ भी नहीं आता है। अंतरा ऑक्सीजन प्लांट का काम 10 तारीख को बाधित हुआ था। फिलिंग का काम मोटर जल जाने के कारण 180 आसपास, और इसको जो है पुनः हिंडाल्को की टीम द्वारा और स्टाफ द्वारा 3 दिनों के अंदर इसको ठीक कर लिया गया है। जहां एक तरफ पूरा देश इस कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ रहा है, तो कुछ लोग इस आपदा में अवसर तलाशते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन और प्लाज्मा की कालाबाजारी कर इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। नोएडा पुलिस की माने तो नोएडा एनसीआर में कई गैंग ऐसे हैं जो इस महामारी के बीच बड़े पैमाने पर कालाबाजारी कर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन और प्लाज्मा की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है और इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग गैंग्स बनाकर इनकी कालाबाजारी करके मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। पुलिस ऐसे गैंग्स को पकड़ने के लिए थाने स्तर पर ही टीम बना चुकी है।
पुलिस ऐसे गैंग्स के कई सदस्यों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है, जिनके कब्जे से भारी तादाद में नकली इंजेक्शन, प्लाज्मा, ऑक्सीजन बरामद हुआ है। लेकिन अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो नोएडा एनसीआर में इस तरह की कालाबाजारी कर तीमारदारों को ठग रहे हैं। जो आवश्यक चीज़ें अभी हमारे इस पेंडेमिक के समय के लिए चाहिए, उन सब चीज़ों की कालाबाजारी में लगे हुए हैं। चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो, चाहे टोसिलिजुमैब इंजेक्शन की बात हो, चाहे कुछ अन्य तरह के इंजेक्शन की बात हो, यहाँ तक कि जो मेडिसिन इंपॉर्टेंट दिए जाते हैं उसकी होर्डिंग भी की गई और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा मुनाफा लेकर के उसको बेचने लगे। कुछ ऐसे भी लोग पकड़े गए जो लोग उसको कभी डील नहीं करते थे, वो भी डील कर रहे हैं, वो भी बेच रहे हैं। बहुत सारे दलाल हॉस्पिटल्स के आसपास इर्द गिर्द पकड़े गए, जो लोग इस तरह की चीज़ों को लेकर के और हॉस्पिटल के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। बात लखनऊ की करते हैं, जहां एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुके डॉक्टर्स से इंटर्नशिप के नाम पर रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। बंथरा स्थित प्रसाद हॉस्पिटल ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से 60 से अधिक डॉक्टर्स से 3-3 लाख रुपए मांगे गए हैं। एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुके इन डॉक्टर्स ने बताया कि उन्होंने चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना से भी न्याय दिलाने के लिए गुहार लगाई है। इन डॉक्टर्स का ये कहना है कि वो कोरोना काल में अस्पतालों में काम करने के लिए तैयार हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है। तो ये फैसला आया कि फाइनल ईयर के तमाम वो स्टूडेंट जिन्हें इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा, इस कोरोना काल में स्पेशल ड्यूटी लगाई जाएगी, लेकिन ये छात्र तैयार हैं। रजिस्ट्रेशन के नाम पर प्रशासन इनका 3-3 लाख रुपए मांग रहा है। अब देखना होगा कि इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। लेकिन ये हमको रोक रखे हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, पैसे की डिमांड कर रहे हैं। और उधर मेरठ के मेडिकल कॉलेज के बाहर इलाज के लिए घंटों तड़पती रही महिला ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। हम आपको ये भी बता दें कि महिला जिस वक्त मेरठ के मेडिकल कॉलेज के बाहर इलाज के लिए जद्दोजहद कर रही थी, उसी वक्त मेरठ में ऊर्जा मंत्री कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सरकारी दावों का बखान कर रहे थे। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के श्यामनगर में रहने वाली हुस्नारा को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी और उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल भी 50 तक पहुंच गया था। निजी अस्पताल के डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने उसे मेडिकल कॉलेज जाने की सलाह दी। उसके परिजन उसे यहां लेकर आए, लेकिन घंटों गुहार लगाने के बावजूद उसको हॉस्पिटल बेड नहीं मिला और उसने बाहर ई रिक्शा में ही दम तोड़ दिया। ऐसा आरोप लगा नहीं, ये आरोप असत्य पर निराधार है, क्योंकि अगर महिला हमारी इमरजेंसी के अंदर तक पहुंचती तो उसको, क्योंकि कल हमारे 15 एडमिशन हुए तो 16वां एडमिशन करने में हमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब वो किस का बाहर रह गई, कैसे हुआ, इसकी मैं जांच करा रहा हूँ कि और इसके संबंध में कुछ उचित कदम भी उठाए। कोरोना लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। शहर के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना ने कदम रखा है, जिसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों की अगर आप बात करें, ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसको देखने के बाद दिल दहल जाएगा। ऐसा ही मामला श्रावस्ती के सीएचसी कोना का है। ऑक्सीजन की कमी के कारण कोरोना पीड़ित मरीज तड़प रहा था, घंटों बाहर तड़पता रहा। इलाज करने पहुंचे डॉक्टर्स ने स्थिति देखी, नाजुक बताया और जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। तो सीएचसी पर व्यवस्थाएं नहीं हैं, अगर कोई गंभीर मरीज आता है तो उसकी हालत कुछ ऐसी होती है। अंदर बेड खाली है, बाहर वेटिंग में मरीज तड़प रहे हैं। यह हाल है बस्ती के महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज से संबद्ध कैली हॉस्पिटल का। अस्पताल की क्षमता 350 बेड की है, लेकिन फिलहाल 200 बेड ही इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। 5 वार्ड्स में लगे 150 बेड अभी ताले में कैद हैं। हम आपको ये भी बता दें कि कैली हॉस्पिटल को कोविड का L2 हॉस्पिटल बनाया गया है। मरीजों को बेहतर चिकित्सकीय सुविधा मिले, इसके लिए कोरोना की पहली लहर में ही संसाधनों से इसे लैस किया गया था। लेकिन देखिए, अभी तक 150 बेड खाली पड़े हैं, ताले में है और उनका ऑपरेशन नहीं शुरू हो सका है। चलिए शामली की बात कर लेते हैं। कोरोना कर्फ्यू के दौरान कपड़े का एक शोरूम जिसे खोलने वाले शख्स के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है।
शोरूम मालिक ने आधा दर्जन से ज्यादा कर्मचारी, 2 दर्जन से ज्यादा ग्राहकों को दुकान के अंदर बिठा रखा था शटर बंद करके। मामले की सूचना जब प्रशासन को मिली तो एसडीएम सदर और सीओ शामली मौके पर पहुंचे और अंदर से 25 ग्राहक, 6 कर्मचारी समेत शोरूम के मालिक को बाहर निकाला। पूरा शोरूम सीज कर दिया गया और कुल मिलाकर तस्वीरें देखिए, जहां बिल्कुल वेंटिलेशन नहीं है, इतने सारे लोग एक दुकान के भीतर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वक्त हो गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अहम खबरों पर नजर डालने का। फटाफट अंदाज में चलिए शुरुआत करते हैं। मेरठ के मेडिकल कॉलेज के बाहर एक महिला इलाज के लिए घंटों तड़पती रही। थोड़ी देर में इलाज के अभाव में उसने दम तोड़ दिया। जब महिला की जान गई उस वक्त ऊर्जा मंत्री संक्रमण से निपटने को लेकर बयान दे रहे थे। एटा जिला अस्पताल में भर्ती 84 साल की सजा याफ्ता बुजुर्ग कैदी को हथकड़ी से बांधकर रखा गया था। हालांकि डीजी जेल आनंद कुमार ने खबर का संज्ञान लेते हुए जेल वार्डन अशोक यादव को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। हाथरस में अवैध शराब पर रोक के लिए ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। इसके तहत पुलिस ने राजपुर गांव में छापेमारी कर अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने यहां से एक महिला समेत 3 अभियुक्तों को पकड़ा है। कासगंज में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया। मामूली विवाद जिसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। इस घटना में एक शख्स के पेट में गोली लगने से वो घायल हुआ है। इलाज जारी है। रामपुर जिला अस्पताल में सड़क की मरम्मत करने पहुंचे एक टैंक में आग लग गई। आग लगने से मौके पर मौजूद कर्मियों ने अफरा तफरी वहां पर मच गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग को काबू किया। गनीमत रही इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन ने कस्बा सिसौली में ऑक्सीजन युक्त 6 बेड की व्यवस्था कराई है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने 7 शुगर मिलों से 100 बेड के अस्पताल बनाने की अपील की है। बागपत कोतवाली क्षेत्र में बाइक सवार 3 बदमाशों ने घर में घुसकर एक युवक की गोली मारकर उसको जख्मी कर दिया। इसके बाद हमलावर धमकी देते हुए भाग गए। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। चलिए अब रुक कर लेते हैं कुछ खबरों का। आज उत्तराखंड में यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। अभिजीत मुहूर्त होती है कर्क लग्न के तहत। दोपहर 12:15 अगले ग्रीष्मकालीन 6 महीने की अवधि के लिए ये कपाट खुले रहेंगे। कपाट खुलने से पहले मां यमुना के उत्सव, भोग, मूर्ति और डोली सुबह अपने भाई शनि देव की अगुवाई में 9:15 में मायके खरशाली गांव से यमुनोत्री के लिए रवाना होगी। अगले दिन उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर 15 मई 7:31 सुबह मां गंगा के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। कोरोना काल के चलते धाम में किसी भी श्रद्धालु की अनुमति नहीं है। जिला प्रशासन ने सिर्फ 21 लोगों को ही मां गंगा की डोली उत्सव के साथ चलने की अनुमति दी है। और अब 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की। 3 साल की 3 तस्वीरें 2019, 2020 और 2021, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे कोरोना ने हमारी हर छोटी बड़ी खुशी और रौनक, यहां तक कि आस्था पर भी असर डाला है। साल 2019 में जब यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए थे तो वहां पर रौनक थी, आस्था का सैलाब था। पूरे देश से लोग यमुनोत्री धाम पहुंचे थे। दूसरी तस्वीर 2020 की है जब कोरोना ने भारत के साथ साथ पूरे देश पर कहर ढाना शुरू कर दिया था। इसी साल जब यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए तब सीमित संख्या में लोगों को वहां जाने की इजाजत थी। संक्रमण न फैले इसके लिए सरकार ने भक्तों को सीमित संख्या में पहुंचने की इजाजत दी थी। कई श्रद्धालु कोरोना की वजह से इसका हिस्सा नहीं बन सके और अब 2021 में भारत कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। ऐसे में सरकार ने श्रद्धालुओं को दर्शन की इजाजत नहीं दी है। यहां पूरी तरह से सन्नाटा रहेगा। कोरोना की दूसरी लहर के चलते डोली यात्रा के साथ महज 25 लोग ही यमुनोत्री धाम कपाट खुलने में शामिल हो पाएंगे, जिसमें मां यमुना के पुजारी और अन्य सहयोगी ही शामिल होंगे। ऐसा लगातार दूसरे साल होगा जब कपाट खुलने के वक्त श्रद्धालु मौजूद नहीं हो पाएंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते 4 धाम यात्रा फिलहाल आम श्रद्धालुओं के लिए स्थगित है। 4 धामों के कपाट अपने तय समय तिथि के अनुसार खुलेंगे। भगवान बद्रीनाथ के कपाट 18 मई को तय तिथि
तय समय पर ही खुलेंगे। इस दौरान बद्रीनाथ धाम में धार्मिक परंपरा अनुसार ही विभिन्न पूजाएं संपन्न होंगी। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल, नायब रावल, धर्माधिकारी सहित तमाम हक-हुकूकधारी कोविड नियमों के अनुसार ही पूजाओं को करेंगे, संपादित कराएंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ एक के बाद एक मौजूदा सरकार के मंत्रियों ने मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। पहले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कोरोना संकट के लिए पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत की सरकार को जिम्मेदार बताया और अब एक और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने त्रिवेंद्र रावत पर हमला बोला। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल होने का आरोप लगाया था और अब हरक सिंह रावत ने भी त्रिवेंद्र सरकार को लेकर नाराजगी जाहिर की है। क्या कहना है दोनों नेताओं का, आपको सुनवाते हैं। देखिए नहीं देखिए, हर एक व्यक्ति लापरवाह हो गया था। न गणेश जोशी को पता था कि कोरोना दोबारा लौट के आएगा, ना हमारी पूर्ववर्ती सरकार को मालूम था। और इस लापरवाही का कारण यह कि हमने कुछ काम नहीं किया और उसका परिणाम आज हमें जो है युद्ध स्तर पर काम करना पड़ रहा है, दिन रात काम करना कर रहा है। हमने बहुत छोटे से कार्यकाल के अंदर 250 से अधिक बेड हमने बढ़ा दिए हैं। अभी मैंने ग्राफिकेरा के चेयरमैन घनसाला जी से बात की थी। धूलकोट के अंदर उन्होंने मुझसे अश्योर किया है कि एक हफ्ते के अंदर 50 बेड वो तुरंत शुरू कर देंगे और 84 बेड बाद में शुरू कर देंगे। जब कोटद्वार हॉस्पिटल में अब कल हुआ ना शुरू ऑक्सीजन प्लांट, अगर यही तेजी में हम पिछले 3 महीने या 4 महीने पहले दिखाकर अगर वो ऑक्सीजन प्लांट हम 4 महीने पहले लगा देते तो जो 10-15 दिन हमको ऑक्सीजन की दिक्कत झेलनी पड़ी, नहीं झेलनी पड़ती। हमने क्या हुआ कि जिस तरह तैयारी होनी चाहिए, पहले जो कोरोना आया था उसके बाद जो हमारी तैयारी होनी चाहिए थी, मैंने कहा हमारी उस तैयारी में चूक हुई है। मैं देखो ये कड़वी सच्चाई है कि हम उसके लिए तैयार नहीं हो पाए। तो एक तरफ पूरा देश कोरोना संक्रमण से निपटने में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना को लेकर उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अजीबोगरीब बयान दिया। क्या कहा है उन्होंने, आप खुद सुनो। अपना इलाज करा के दिल्ली से लौट रहा था तो मैंने उस दिन एक बड़ी दार्शनिक बात कही थी। मैंने मीडिया से कहा था कि देखो ये एक दार्शनिक पक्ष है कि वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं। हम अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसको भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं। वो अपने बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है, वो बहुरूपिया हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केदारनाथ धाम की। केदारनाथ धाम में 2 दिनों से जमकर बर्फबारी हो रही है। मई महीने में वैसे धाम में कम ही बर्फबारी होती है, लेकिन इस बार लगातार धाम में मई माह में बर्फ गिर रही है। मौसम खराब होने के चलते केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य भी प्रभावित हो गए हैं। यमुना घाटी के निचले से लेकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों की अगर आप बात करें तो 2 दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला है, जिसके बाद अब किसानों की मुसीबत बढ़ गई है। कुछ दिनों पहले हुई ओलावृष्टि की बात करें तो वहां भी धारामंडल क्षेत्र में खड़ी फसल बर्बादी के कगार पर आ गई। अब घाटी के ग्रामीण क्षेत्र में बारिश से गेहूं की बाली और आलू की पैदावार भी खराब होकर सड़ने की कगार पर है, जिससे किसान मायूस हैं।